चलिए आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ पढ़ा था और यहाँ पर चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं मैं कैसे माइंड मैप और मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल करते आया हूँ, तो आज भी आपके लिए मेमोरी ट्रिक और माइंड मैप है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था 1946 में। चलिए, कैबिनेट मिशन, इसे की टेक्निक कहा जाता है। चलिए और भी थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। इसको आपको याद रखना है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल which is now known as Central Hall of Parliament House। Central Hall of Parliament House, अभी उसे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। फिर चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत इम्पॉर्टेंट एक नाम है, was elected provisional chairman of assembly। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो वहाँ पर सबसे प्रवीण थे, सबसे ओल्ड थे। फिर चलते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेटर बिकम द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, वीडियो के बटन में कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑन 13 December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru moved the objective resolutions which resolved the proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution है, आपको याद रखना है। फिर चलिए, इसे की टेक्निक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोल के की जो फीचर्स सब की पॉइंट है उसको लाया गया है। 13 दिसंबर 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से 3 की पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली took almost 3 years, 2 years 11 month 7 days। ठीक है, देखिए 2 years 11 month 7 days, तब जाके ये बल्कि सा भारी भरकम एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बन के आया, जो दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड 11 सेशन, ये आपको याद रखना है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और देखिए, सेशन कवरिंग अ टोटल ऑफ 165 डेज। 165 डेज, बहुत दिन लगे थे। India is governed in term of the constitution which was adopted 26 November 1947। 26 November 1947 को adopted हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, which was the last day of 11 session। बार बार यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, 11 सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर चलिए यहाँ पर देखिए, वही की टेक्निक, कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड
adopted 26 November 1949, 26 November 1949, 11th session। फिर चलिए, honorable members appended their signature to the constitution on 24 January 1950। honorable members signature 24 जनवरी 1950। चलिए, इस बात को याद रखना है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फिर चलिए आगे, यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। ऑन दैट डे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ceased to exist, transforming itself into the provincial parliament of India until a new parliament was constituted in 1952। constitution came into force 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कॉन्स्टिट्यूशन, और डेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव 13 दिसंबर 1946। signed by members 24 January 1950। फिर Constitution came into force and Constituent Assembly ceased to exist 26 January 1950। Constitution came into force 26 January 1950। फिर Chairman of various committees in Constituent Assembly। फिर देखिए यहाँ पर जानना होगा, कॉमिटी एक्चुअली यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है, तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे मेमोरी ट्रिक है। कमेटी ऑन द रूल एंड प्रोसीड्योर, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, राजेंद्र प्रसाद जी का ये पिक्चर है। फिर देखिए स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर देखिए फिनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। अब फिर देखिए एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए ये कितने सारे कमेटी का चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। चलिए मेमोरी ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ राज कपूर जी को लिंक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक कार, हर कार के इन फ्रंट ऑफ क्या है, फ्लैग है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। स्टेयरिंग यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर है। यहाँ पर कुछ रूल्स और प्रोसीड्योर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पढ़िए, राज कपूर होल्डिंग अ स्टेयरिंग ऑफ अ कार एंड showing you rules and procedure, and that time you reading financial times। financial times आप पढ़ रहे थे। newspaper national flag of India in front of the car, in front of the कार के। आप ऐसा सोच लीजिए कि राज कपूर जी जो थे वो आपको स्टीयरिंग पकड़ के रूल्स एंड प्रोसीड्योर सिखा रहे थे, तो तब आप क्या कर रहे थे, तब आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ रहे थे। अब मैं एक क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग, मैंने नेशनल फ्लैग को जोड़ दिया कहाँ पर, गाड़ी के इन फ्रंट ऑफ, कार के इन फ्रंट ऑफ पे, और स्टीयरिंग दे दिया राज कपूर के हाथ। क्यों, यहाँ पर देखिए फिनेंस राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर देखिए स्टीयरिंग राजेंद्र प्रसाद, और फिर रूल्स एंड प्रोसीड्योर राजेंद्र प्रसाद। फिर पीछे आते हैं, चलिए स्टोरी लिंक कर लीजिएगा, स्टोरी से आपको ठीक तरीके से याद आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए ठीक तरीके से, ओके। फिर देखिए ये थोड़ा सा माइंड मैप से हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, कुछ किताब उन्होंने लिखा था,
वो हम याद कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उनका एक ऑटोबायोग्राफी था, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा। 1946 में उन्होंने लिखा था, बंकीपुर जेल में। अब देखिए, उन्होंने और एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। और एक बापू की कदमों में एक किताब उन्होंने लिखा था, बापू की कदमों में, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, ये इजी है। ड्राफ्टिंग एक ही कमेटी इनको सौंपा गया था, ठीक है। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा बी आर अम्बेडकर जी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने मनुस्मृति को ओपनली, एकदम ओपनली जला डाला था, मनुस्मृति को, ठीक है। और उसके बाद ये तो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे, आप सब जानते होंगे। फिर चलिए, क्रीडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णमस्वामी अय्यर, ठीक है। फिर देखिए हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और बी पट्टाभी सीतारामैया कुछ किताब लिखे थे उन्होंने, तो फेदर्स एंड स्टोन्स और गांधी एंड गांधीज़म में से बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर चलिए, अब इसे कैसे याद रखें? पट्टाभी सीतारामैया हाउस कमेटी, ठीक है। तो पट्टाभी जो है वो साउंड लाइक दुपट्टा लगता है। यहाँ पर हम किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जस्ट हम मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल करके मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हाउस है और ये दुपट्टा है, इससे आपको ये याद आ जाएगा, श्योर शॉट, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। हाउस ऑफ कमेटी बी पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। चलिए आगे, थोड़ा सा पट्टाभी सीतारामैया के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में। त्रिपुरी सेशन और 1939, वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को नॉमिनेट किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो वहाँ पर वोटिंग हुआ था, वोटिंग में पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, लूज़, और विजयी हुए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और यहाँ पर वोटिंग वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डिक्लेयर हुआ था 29 जनवरी को 1939, वो वोटिंग डिक्लेयर हुआ था, वोटिंग का रिज़ल्ट। और सुभाष चंद्र सिक्योर्ड 1580 वोट्स, सीतारामैया गॉट 1377 वोट्स। हालांकि ये मार्जिनल है, लेकिन सुभाष चंद्र यहाँ पर जीते थे, ये श्योर शॉट। देखिए, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, यहाँ पर के एम मुंशी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो है, भारतीय विद्या भवन का फाउंडेशन उन्होंने किया था, एजुकेशनल ट्रस्ट है, 1939 में बनाया गया था, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जे वी मालविंकर, ठीक है। अच्छा, इसे कैसे याद रखें? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। मल्टी फंक्शनल पॉकेट जो नाइफ है वो उसके साथ यहाँ पर लिंक कर लीजिए तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे पी मालवंकर। फिर आगे चलते हैं, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर देखिए, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। अब इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी एच सी मुखर्जी हिरेंद्र कोमर मुखर्जी, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए, वीवीआई है,
क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे होते एस.सी. मुखर्जी। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इंडिया बिकम रिपब्लिक कौन थे होते एस.सी. मुखर्जी। फिर चलते हैं आगे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे.बी. कृपलानी नोन एज आचार्य कृपलानी, ठीक है। तो he was elected Congress president for crucial years around Indian independence in 1947 में। क्रूशल एक पीरियड था जब उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर और एक पॉइंट है, देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड ऑफ पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। तो उसका प्रेसिडेंट कौन था, चेयरमैन कौन था? तो चेयरमैन था गोपीनाथ बरदलोई, ठीक है। तो उनको लोकप्रिय, लव बाय ऑल कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकप्रिय किसको कहा जाता है, किस को कहा जाता है? लोकप्रिय कहा जाता है गोपीनाथ बरदलोई को, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं। पर excluded and partial excluded areas other than those in Assam सब कमेटी A.V. ठाकरे, ठीक है। आसाम को छोड़ के जो एक्सक्लूडेड पार्ट है उसको उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? A.V. ठाकर। यहाँ पर देखिए यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। चलिए मेमोरी ट्रिक वगैरह भी मैंने बोल दिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, तो फिर मैं हाजिर होऊंगा कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए